Assalamualaikum. Welcome to another episode of Biz Talk on BUTV कराची. मेरा नाम है रिफा आसिम and आज हम मौजूद हैं एक बहुत ही interesting topic के साथ called the blue economy. अब what is the blue economy? The blue economy refers to the sustainable use of ocean resources for the economical growth of the country as well as improving the livelihoods of jobs and the people. तो इसकी further discussion करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे guest from नीमा, कमांडर मोहम्मद अख्तर साहब. कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. Thank you for coming on the show today. बहुत शुक्रिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. उससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ आएं, सबसे पहले बरी यूनिवर्सिटी मीडिया डिपार्टमेंट और BUTV और रिफा आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यह मौका दिया ताकि मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूँ. No problem, sir. Thank you for taking your time out and being here with us. तो चाहे चलते हैं टॉपिक की तरफ, लेकिन before we head on to the blue economy, मैं पूछना चाह रही थी कि नीमा के बारे में अगर आप हमें थोड़ा सा बताएं कि नीमा क्या है और उसके क्या-क्या उसके मिशन और विजन है, थोड़ा हमसे शेयर करें. जी बिल्कुल. नीमा शॉर्ट फॉर्म है. इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स. ये एक मैरीटाइम थिंक टैंक है. ये पाकिस्तान का पहला मैरीटाइम थिंक टैंक है जो कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली और चीज़ों पर भी रिसर्च करता है, लेकिन बिलो इकोनॉमी और मैरीटाइम के रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसके ऊपर रिसर्च करता है और उसके ऊपर रिकमेंडेशंस बनाकर पॉलिसी मेकर्स को देता है. तो ये नीमा इनिशियली 2006 में ये बना था बरी यूनिवर्सिटी के ऑस्पिशियस में और उसके बाद ये फर्दर ग्रो करता रहा और 2018 में जाके इसके 2 चैप्टर बन गए. एक चैप्टर इस्लामाबाद में है और एक चैप्टर कराची में है. हमारा हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है जहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट वाइस एडमिरल MS सईद होते हैं और उनका स्टाफ होता है और इसी तरह उनके अंडर 2 चैप्टर्स इस्लामाबाद और कराची आते हैं और दोनों चैप्टर्स जो है वो मेनली मैरीटाइम रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जो सेक्टर्स हैं, उनके ऊपर रिसर्च भी करते हैं, कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं और भी जो करंट अफेयर्स के इश्यूज होते हैं उसके ऊपर भी रिसर्च करते हैं. हमारा रिसर्च करने का एक तरीका ये है कि हम एडवोकेसी करते हैं, क्योंकि जिस आपने बताया है कि बिलो इकोनॉमी और ओशन रिलेटेड हमारी अवेयरनेस बहुत कम है पाकिस्तान में. तो हमारा काम है कि हम एडवोकेसी करें बाय रिसर्च करने के साथ साथ सेमिनार करें, वर्कशॉप्स करें, फील्ड में जाके लोगों को अवेयर कराएं. तो ये हमारा काम है ताकि लोगों को मैरीटाइम की अहमियत का अंदाजा हो सके और उसके ऊपर हम उसका पूरा फायदा उठा सके पाकिस्तान में. राइट. तो इसमें आपके स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं? जी बिल्कुल. स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी कुछ अरसे से पाकिस्तान में मैरीटाइम के जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर काफ़ी अवेयरनेस आई है और ख़ास तौर पर ये अवेयरनेस क्योंकि बरी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान नेवी के ऑफिस में काम करती है, तो पाकिस्तान नेवी समंदर में ऑपरेट करती है, तो उन्होंने उसी अहमियत को जानते हुए हमने बरी यूनिवर्सिटी में मैरीटाइम रिलेटेड सब्जेक्ट्स मैरीटाइम स्कूल बनाया है जहाँ पर उनको मैरीटाइम की डिग्रीज दी जाती हैं, BS डिग्री और MPhil डिग्रीज भी अवार्ड की जाती हैं. तो जो स्टूडेंट्स हैं फिर उनको हम लोग इंटर्नशिप्स भी देते हैं ताकि वो हमारे पास आएँ और हम उनको प्रैक्टिकली फील्ड में जाके बताते हैं कि डिफरेंट जगहों पे लेके जाते हैं. उनको पता चलता है पोर्ट्स कैसी हैं, शिप्स कैसे हैं, हमारे फिशिंग सेक्टर कैसा है, हमारी शिप रिसाइकलिंग क्या है. तो सारी चीज़ें जो है एक नीमा ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो कि उनको प्रैक्टिकली आपको वो एक्सपीरियंस और एक्सपोजर देते हैं. बिल्कुल इस तरह ही. ठीक है. और अगर हम ब्लू इकोनॉमी की तरफ आए, जैसे हमने डिस्कस किया कि हम बिल्कुल ओवरलुक कर देते हैं इस चीज़ को, लेकिन ब्लू इकोनॉमी को आप अपने लफ्ज़ में बताएं कि व्हाट इट इज़ एंड इसकी क्या अहमियत है. जी बिल्कुल. आपने शुरू में ब्लू इकोनॉमी की जो डेफिनेशन बताई थी वो बड़ी अच्छी बताई थी. उसका मतलब ये है कि जो हमारी लैंड पे रिसोर्सेज तो ही हैं, लेकिन हमारे पास 2,90,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है समंदर में जो कि हमारा 5th प्रोविंस है पाकिस्तान का और उसमें बहुत सारी रिसोर्सेज हैं जिसमें फिश है, जिसमें अंडर वाटर मिनरल्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं और फिर इसी तरह जो हमारी ट्रेड है वो भी समंदर के जरिए होती है. उसमें हमारी 95% पाकिस्तान की ट्रेड शिप्स के जरिए आती है और शिप्स जब आते हैं तो हमें शिप्स की बड़ी ज़रूरत पड़ती है. फिर वो शिप्स जहाँ पे आते हैं वो पोर्ट्स होती हैं, पोर्ट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है और इसी तरह फिर जो शिप्स को रिपेयर्स वगैरह करने में और उसके लिए शिपयार्ड्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है. तो ये सारी जो एक सेक्टर्स हैं, डिफरेंट सेक्टर्स, और फिर इसमें लेजर एक्टिविटीज़ भी आती हैं क्योंकि समंदर
एक लेजर एक्टिविटीज का बहुत बड़ा वो है एवेन्यू है। और आपने देखा होगा कि दुनिया में जब भी आप टूरिज्म की बात करते हैं तो समंदर को आप जो है ना नहीं छोड़ सकते। समंदर बहुत जरूरी है, उसके बीचेस हैं और उसके साथ साथ वाटर स्पोर्ट्स हैं बहुत सारे। तो वो क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को भी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है और हमें इसका इतना ज़्यादा अंदाजा नहीं है, तो ये अगर हम सब सेक्टर्स को मिलाएं तो ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बेनिफिट है हमारे लिए। इंडस्ट्री प्रॉपर होगी जी, बिल्कुल। और कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमारा जो ये मैरीटाइम का सेक्टर है ये ओवर $100 बिलियन हमें कमा के दे सकता है अगर हम इसको सही तरह यूटिलाइज करें, जिसमें एक सेक्टर फिशरी सेक्टर भी है। तो फिश हम समंदर से लेते हैं, अगर हम फिश पकड़े हैं और सही तरह उसको प्रोसेस करें और उसको एक्सपोर्ट करें तो हम $5 से $6 बिलियन तो फिश से ही कमा सकते हैं। तो ओवरऑल जो है इस ब्लू इकोनॉमी का ये कॉन्सेप्ट है कि हम ओशन की जो रिसोर्सेज हैं हमारी, ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, इनको यूज़ करें, लेकिन इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि उसको सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करें, ताकि ऐसा ये ना हो कि हम सारी चीज़ें खुद यूज़ कर लें और आने वाली नस्लों के लिए इसको ना छोड़ें। हम समुद्र को पॉल्यूट ना करें, हम जो स्पीशीज ले रहे हैं तो उतने इस तरह लें कि ताकि और नए स्पीशीज भी पैदा हो जाएं। अगर हम टूरिज्म कर रहे हैं तो जाके टूरिज्म में सफाई वगैरह ख्याल रखें ताकि समंदर उसी तरीके से साफ सुथरा रहे और आने वाली नस्लें भी इससे पैदा हो सकें। और तीसरा इसका ब्लू इकोनॉमी का ये है कि जो कम्युनिटीज़ हैं, पर्टिकुलरली जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उनको इसका फ़ायदा होना चाहिए, ताकि जो अब पैसे कमा रहे हैं या जो उसमें से इकोनॉमिक बेनिफिट ले रहे हैं तो वो उन लोगों के ऊपर खर्च हो जो लोग इससे डायरेक्टली इस चीज़ से इन्वॉल्व हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं, एक तो इकोनॉमिक बेनिफिट लेना है आपने, एक उसको सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना है ताकि वो ज़्यादा ज़ाया ना करें, और तीसरा जो है लोकल कम्युनिटीज़, जो कम्युनिटीज़ वहाँ पे रहती हैं, उनकी बेनिफिट के लिए चीज़ हम यूज़ करें। तो पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा सेक्टर है और इंशाल्लाह इसको हम जब यूटिलाइज करेंगे प्रॉपर तरीके से और जिस तरह अवेयरनेस आ रही है तो पाकिस्तान के जो भी माशी प्रॉब्लम्स हैं, जो अभी इश्यूज हैं, तो इंशाल्लाह उसको ओवरकम करने में बहुत बड़ी फायदेमंद होगा ये सेक्टर। तो सर जैसा आपने मेंशन किया, तो अब मैं थोड़ा सीपैक की तरफ भी आना चाहूँगी कि सीपैक की इन्वॉल्वमेंट के बारे में आप अगर ब्लू इकोनॉमी से रिलेट करें तो हाउ उसके थोड़े की चैलेंजेस भी मुझे बताएगा ब्लू इकोनॉमी के कि क्या होता है। और अगर हम सीपैक के बारे में हम देखें कि हमने काफ़ी सुना होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में, तो उस पर भी थोड़ा बताएगा। जी बिल्कुल। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो सीपैक है उसका आपने पढ़ा होगा और आपने सुना भी होगा कि जो उसका जो मेन जोल जो है वो ग्वादर है। जो चाइना का जो ये कॉरिडोर है पूरा चाइना के सदर्न रीजन से शुरू होता है हमारे पूरे पाकिस्तान से गुजर के, और इसका एंड जो है वो ग्वादर पोर्ट पर खत्म होता है। उसका कॉन्सेप्ट यही है कि जो चाइना की जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स हैं, खासतौर पर एक्सपोर्ट्स, क्योंकि वो चाइना इतना बड़ा है कि अगर वो अपनी दूसरी पोर्ट जो उनके ईस्ट के ऊपर है अगर वो यूज़ करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा वॉयज तय करना पड़ता है। तो अगर वो पाकिस्तान की ये पोर्ट ग्वादर पोर्ट को यूज़ करें और इस यहाँ से अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें तो उनको बड़े एक तो फासला बहुत कम पड़ेगा और सस्ती पड़ेंगी ये चीज़ें। तो ग्वादर की अहमियत इसलिए बहुत ज़्यादा अहम है कि ये जो सीपैक की कामयाबी में ग्वादर की जो पोर्ट है ऑपरेशनल हो और ग्वादर में जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़े हैं। और अगर ग्वादर सीपैक की कामयाबी जो है ग्वादर के साथ ही जुड़ी हुई है, और फिर जो कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और ग्वादर जो पोर्ट है वहाँ पर डेवलपमेंट भी काफ़ी हो रही है, और उसके साथ साथ उसको अभी डीप एक सी पोर्ट भी कहा जाता है और उसकी अभी ड्रेजिंग भी हुई है, तो वहाँ पर इंशाल्लाह एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो ये हमारा ओवरऑल जब एक्टिविटी बढ़ेगी, शिप ज़्यादा आएंगे, चाइना और पाकिस्तान जो कनेक्ट हो जाएगा तो ओवरऑल इकोनॉमिक बेनिफिट होगा पाकिस्तान को। और ये ग्वादर की लोकेशन ऐसी है कि जो बिल्कुल खुले समंदर की तरफ है उसकी, स्ट्रेटेजिक लोकेशन जी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी भी आप देखें कि जो हमारा मिडिल ईस्ट वगैरह के जो इसके हैं गल्फ में जो कंट्रीज हैं, यूएई है, ये है, उनकी पोर्ट्स काफ़ी अंदर करके हैं, उसकी बे में जाके फिर पोर्ट्स बनती हैं, लेकिन ग्वादर बिल्कुल ओपन सी में है, तो वहाँ पर शिप्स का आना जाना बहुत इजी है। तो वहाँ पर ग्वादर एक तो ट्रांसशिपमेंट के लिए यूज़ हो सकता है कि बड़े बड़े जहाज़ आएँ, वहाँ अपना सामान अनलोड करें और फिर वो छोटे शिप्स में उनको ट्रांसपोर्ट करके किसी नज़दीक वाली जो पोर्ट्स हैं वहाँ पर जा सकें। और इसी तरह ग्वादर जो है वो हमारी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, जो लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं जिनके पास पोर्ट्स नहीं है, तो वहाँ सामान ग्वादर में आ सकता है और ग्वादर से फिर सेंट्रल एशियन स्टेट्स को
जा भी सकता है और वहाँ से आ भी सकता है। तो ये सीपैक और गवादर जो है ना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है फॉर द ट्रेड ऑफ फॉर द ट्रांसशिपमेंट, यानी आपने कुछ बड़े जहाज आए, वहाँ रुके, सामान उतारा और फिर उनको छोटे शिप्स में ट्रांसफर करके आपने दूसरी पोर्ट्स में भेजा। और इसी तरह ट्रांजिट ट्रेड जो हमारे सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ है, वो भी इससे बड़ा फायदा होगा उसको। तो जैसे मैं मेंशन करना चाहूँगी कि वहाँ पे जो हम एयरपोर्ट बन रहा है, एशियाज बिगेस्ट एयरपोर्ट, वाटर एयरपोर्ट, तो उसके बारे में भी अगर थोड़ा सा बताएं कि उसकी इन्वॉल्वमेंट, उसके लॉन्च अभी लॉन्च भी होने वाला है वो, राइट? तो उसके लॉन्च होने के बाद हमारा कितना फायदा होगा, उस पर थोड़ा सा बताएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जहाँ पर ये इतनी बड़ी पोर्ट बन रही है और सीपैक बन रहा है, तो वहाँ पर जो आमदोरफ्त के ज़राए हैं, फॉर एग्जांपल एयर लिंक्स, रोड लिंक्स, ये बहुत ज़रूरी हैं। तो इसी को हम नज़र रखते हुए कि गवादर में एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो कि तकरीबन बन चुका है, अभी इसका इफ्तिताह होने वाला है, और जब वो बनेगा तो फिर लोगों की आमतौर पर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और वो एक तो लोगों के आने जाने के लिए फ़ायदेमंद होगा, और फिर वहाँ पर वो ट्रेड के लिए भी यूज़ हो सकता है कि वहाँ से जो सामान जो है, जो जिन लोगों ने जल्दी सामान पहुँचाना है, तो वो एयर ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं वहाँ से। तो इसलिए और ये पूरा ग्वादर का मास्टर प्लान है जिसमें पोर्ट्स, एयरपोर्ट और दूसरी फैसिलिटीज जो हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स, वहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, जहाँ पे जोन बना है वहाँ पर पूरी इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा, और वो इंडस्ट्री बनेगी, और इंडस्ट्री बनने के बाद वो चीज़ें एक्सपोर्ट होंगी वहाँ से। तो एयरपोर्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह पोर्ट भी, और लो के थोड़ा काम स्लो चल रहा है, लेकिन दे आर कमिंग अप, और इंशाल्लाह जैसे जैसे ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो गवादर की और पोर्ट की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ये हमें अल्टीमेटली इट विल बी गुड फॉर द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द पाकिस्तान। तो जैसे दुनिया भर में फेरी सर्विसेज चलती हैं, हमारे पास क्यों नहीं चलती? हम क्यों नहीं इस चीज़ को यूटिलाइज करते? जी, बड़ा अच्छा आपने पूछा ये सवाल। ये सारा जो टूरिज्म है, मैरीटाइम टूरिज्म, ये मैरीटाइम टूरिज्म का हिस्सा है, फेरी वगैरह भी आना, और जो कोस्ट हमारी बहुत बड़ी है, तकरीबन 1001 किलोमीटर की कोस्ट है, तो वो वहाँ पर जो बहुत अच्छे अच्छे बीचेस हैं, और वहाँ पर अगर हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें तो लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे। तो ये फेरी का कॉन्सेप्ट काफ़ी अरसे से अंडर कंसिडरेशन है गवर्नमेंट के, कि हम जो ट्रांसपोर्टेशन होती है कराची से गवादर से अगर हम आगे जाएं ओमान या इवन गल्फ में जाना चाहते हैं, तो वो फेरी के ज़रिए जाएं। तो ये इसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन थोड़ा स्लो है। जिस तरह मैंने बताया कि जिससे ओवरऑल ही हमारा मैरीटाइम की इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो इसलिए शायद लोगों को इतना ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं है, या लोग उसके तरफ इतना अट्रैक्टेड नहीं है, मैं कहूँ तो, जिसकी वजह से थोड़ा स्लो है। लेकिन फेरी की बहुत बड़ी अहमियत है। हमने नीमा के प्लेटफॉर्म से काफ़ी दफ़ा रिकमेंडेशंस भी दी हैं कि फेरी सर्विस चलनी चाहिए, और इसके साथ साथ हमें जो है यहाँ पर टर्मिनल्स बनाने चाहिए, कराची पोर्ट में भी और ग्वादर पोर्ट में भी, जहाँ इंटरनेशनल क्रूज शिप जो होते हैं वो आके रुकें, और वो उनके जो टूरिस्ट उनके पर होते हैं वो जाके उन जगहों की सैर कर सकें और इस तरह जा सकें। अगर ये ओवरऑल एक्टिविटी इस तरह शुरू हो जाएगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स के लिए बड़ा अच्छा होगा, और इस तरह फिर इकोनॉमी हमारी रिवाइवल की तरफ और तेजी से जा सकती है। इसके साथ साथ मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी आपसे कि आपको लगता है कि कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस या एडवांसमेंट्स आएंगी विद द ब्लू इकोनॉमी, समथिंग रिलेटेड इन द एरियाज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी या फिर मरीन बायोटेक्नोलॉजी? जी बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सस्टेनेबल यूज़ ऑफ ओशन हम उसी वक्त कर सकते हैं जब हमारे पास इकोनॉमिक टेक्निकल नोहा होगी। तो उस के लिए ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है, इसके लिए भी ये टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, और ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जिसकी वजह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे जैसे चीज़ें आगे चलेंगी तो इंशाल्लाह टेक्नोलॉजी भी आएगी, और उस टेक्नोलॉजी यूज़ करके फिर हम अपने ओशन के रिसोर्सेज जो हैं वो और ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। जिस तरह हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स तो जो अभी इनिशियल सर्वे हुआ है, उसमें इनिशियल सर्वे में तो हमारे जो कोस्ट वाटर्स हैं उसमें हाइड्रोकार्बन्स हैं, लेकिन वो क्योंकि टेक्नोलॉजी उसके लिए चाहिए, तो वो उसके लिए कोशिशें हो रही हैं। तो इंशाल्लाह जब से ये चीज़ें आगे चलेंगी तो लोग इस तरफ आएंगे और टेक्नोलॉजी भी आएगी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान विल प्रॉस्परस इन दिस फील्ड। We have
full hopes for that inshallah and big dreams for it. तो जैसे आप लोग ने देखा, हमने ब्लू इकोनॉमी पे बात की है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे हमने डिस्कस किया है, लेकिन ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स हम इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाए। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आगे आने वाले एपिसोड्स में हम जाके ज़रूर इंशाल्लाह डीपर इसको एक्सप्लोर करेंगे, इसको और वास्ट एक्सपोजर देंगे दैट इट डिज़र्व्स, बिकॉज इसका बहुत फ़ायदा है हमारे लिए। तो until then, please stay tuned to BUTV Karachi and keep watching the Biz Talk.